वाटर से रिलेटेड ये आपका थर्ड क्लास है और इसके पहले हमने वाटर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। आज बहुत नॉर्मल बहुत इजी क्लास है, मतलब आप सब इन सब के बारे में जानते हैं। पढ़ना है लाइन टू लाइन, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। तो आज सिंपल आप देखो कि भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन के जो दुष्परिणाम हैं वो क्या है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है, क्या है, ग्राउंड वाटर है, इसका हम क्या करते हैं, अपने लाइफ में यूज़ तो करते हैं, और इसका जब हम हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके कुछ कह सकते हैं कि दुष्परिणाम हमारे ऊपर होते हैं। क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि अगर जल संसाधन की कमी हो जाएगी तो पारिस्थितिक चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। पारिस्थितिक चक्र क्या है, देखो सिंपल आप जानो कि हमने ये पढ़ा है कि पिरामिड, ठीक है, ईवीएस के सेक्शन में या जीके जीएस में पर्यावरण में आप जानते हो इस चीज़ को कि जो प्रथम उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है, इसी को हम एक तरीके से पूरा हम क्या कह सकते हैं, पारिस्थितिकी चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे पर डिपेंड है कोई प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इन पे कोई और डिपेंड है, इन पे कोई और डिपेंड है। अगर मान लो जल की कमी हो गई तो पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इनको खाने वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, उस प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता डिपेंड है, वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो पूरा ये सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। ठीक है, पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तन आ जाएगा। अगर भू संसाधनों के अत्यधिक दोहन हुआ तो इनकी गुणवत्ता में, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे रासायनिक रूप से हो, या फिर जैविक रूप से हो, इनकी पूरी क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानेंगे कि हम जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं। देखो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ प्रदूषित हो रहा है तो मतलब प्रदूषण का ये होता है कि जो चीज़ें उसके लिए, उस वस्तु के लिए हानिकारक होंगी और साथ में हमारे लिए हानिकारक होंगी, तो वही उसको प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, तो जल को भी कुछ मटेरियल प्रदूषित करते हैं, हम उसे भी जानते हैं कौन प्रदूषित कर रहा है। तो आप इसे सोचो अपने माइंड में, अपने दिमाग में सोचो कि आपके घर से क्या क्या ऐसे वेस्टेज निकलते हैं जो पूरे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे घरेलू अपशिष्ट होते हैं, घरेलू अपशिष्ट कहने का मतलब कि आप बताओ, बहुत सारे ऐसे चीज़ हम घर से निकालते हैं, लाइक हो गया जो सब्जियों का छिलका वगैरह होता है, कचरा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम कह सकते हैं कि हम घर से निकलने वाले जो कपड़े धुलते हैं उसका जो खराब पानी होता है वो भी हम क्या करते हैं, पानी में, आखिर वो नाली में ही तो जा कर के मिलता है। एक नाली घर से निकल रही है, एक बड़ी नाली में मिलेगी, और वो एक बड़ी नाली किसी एक नहर में मिलता है। ठीक है, कोई नहर में मिलेगी या किसी झील में मिलेगी, किसी तालाब में मिलेगी, मतलब हर एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो पानी क्या हो रहा है, खराब ही हो रहा है ना। जो हमारे यहाँ सीट्स हम लोग बैठाते हैं लैट्रिन के लिए, तो वो सीटें, वो जो शीवर निकलते हैं वो भी जा कर के कहाँ मिलते हैं, पानी में गिरते हैं। तो बताओ जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जाहिर सी बात है। जो कचरे निकलते हैं, औद्योगिक कचरे, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, देखो मैं एक चीज़ बता दूं, डोमेस्टिक वेस्टेज जो होते हैं, जो घर के कचरे होते हैं, वो उस लेवल के हानिकारक नहीं होते हैं जिस लेवल के औद्योगिक कचरे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कचरे ऐसे होते हैं जो रासायनिक कचरे होते हैं। ठीक है, जिसमें केमिकल मिला होता है। ठीक है, क्या मिला होता है, रसायन मिला होता है, और ये पूरी तरीके से पानी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो हर कचरे का एक तरीका होता है किस तरीके से आप उसे निपटान करोगे। निपटान करने का मतलब किस तरीके से उसे आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हमारे पर्यावरण में मैक्सिमम मात्रा में क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो प्लास्टिक है ये कभी भी गलता नहीं है और ना ही कभी ये सड़ता है। ठीक है, ना ही कभी ये सड़ता है, ना ही कभी ये गलता है। प्लास्टिक में भी कई टाइप के प्लास्टिक होते हैं। तो अगर हमारे घर के वेस्ट मटेरियल में ये प्लास्टिक है,
ठीक है। तो इसे हम साइड में कर दें, उस प्लास्टिक को हम निकाल करके साइड में कर दें। बाकी जो सड़ने गलने वाला कचरा है उसे हम मिट्टी में फेंक सकते हैं। वो बड़े आसानी से क्या होगा, डिस्पोजल की तरह वो खराब हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से सड़ गल जाएगा। अब प्लास्टिक का करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो कचरे वाले आते हैं, आप लोग कभी सुने हो जो कचरा उठाने वाले थे, गीला कूड़ा एक साइड डाले, सूखा कूड़ा एक साइड डाले, ऐसा सुने हैं आप लोग? अच्छा, गीला कूड़ा क्या होता है? जो हमारे किचन से मैक्सिमम जो निकलता है, हमारे रसोई घर से निकलता है ना, वो गीला कचरा होता है। ठीक है, मतलब ये कैसे होगा, तो सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो गीले कचरे में आएंगे। ठीक है, आप अगर चाय पत्ती यूज़ कर रहे हो तो वो गीले कचरे में चला जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ कचरे ऐसे होते हैं हमारे किचन में या हमारे घर में जो सूखे कचरे में आते हैं, और सूखे कचरे में मैक्सिमम हम कह सकते हैं मात्रा में क्या होता है, प्लास्टिक होता है। अब पता है क्या होता है, इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए जहाँ पर ये कचरा गिराया जाता है, चूँकि अगर आप छोटे शहर से होगे तो आपको इतना नहीं पता होगा, लेकिन बड़े शहरों में क्या होता है कि इनको कचरे को, गीले कचरे को दूसरी जगह फेंका जाता है, और जो सूखा कचरा होता है उसको दूसरी जगह गिराया जाता है, और वहाँ से उनको अलग किया जाता है। ये एक टाइप के प्लास्टिक हो गए, ये दूसरे टाइप का प्लास्टिक है, ये तीसरा टाइप का प्लास्टिक है, और फिर से इसको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, तो हमें जो कचरे हैं उनका उचित निपटान करना चाहिए। मतलब हम कचरे को फेंक रहे हैं ना, तो औद्योगिक कचरे भी ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्ट उनको पानी में मिला देते हैं बिना उचित उपचार के। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें अगर करना है तो इस तरीके से हमें कचरों को अलग करना, या बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम कचरों को क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टम में बांट करके अच्छे तरीके से हम उन्हें अपशिष्ट में उसको फेंक सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, उद्योग और कृषि क्षेत्र से रासायनिक बहिस्त्राव, जो ये हम कह सकते हैं कि केमिकल जो हमारे कृषि क्षेत्र में हम यूज करते हैं, जो केमिकल हम अपने औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, ये पानी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब आप सोचो कृषि क्षेत्र वाला केमिकल कैसे पानी को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। आपने क्या किया, आपने कीड़ों को मारने के लिए अपने खेत में एक तरीके से कोई दवा का छिड़काव किया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि वो मार रहा है किसी जानवर को, किसी कीड़े मकोड़े को, तो वो जहर ही होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा होगा, बारिश हुआ, वो दवा उस मिट्टी में थी, ठीक है, उस मिट्टी के थ्रू वो फिर बह करके किसी और जगह पे जाएगी, वो पानी के रूप में कलेक्ट होगी। तो बताओ पानी प्रदूषित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। इस तरीके से आप देख सकते हो कितना गंदा पानी निकल करके आ रहा है, ये शहर के नालियों से निकल करके आता है और पूरे पानी को क्या करता है, खराब करता है। इसी तरीके से जो औद्योगिकरण हो रहा है उसमें भी इस तरीके से गंदे पानी का बहाव देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे स्लाइड पे चला जाएगा। और भी कुछ कारण हैं, कुछ हमारे ऐसे कारण हैं ना जो हम रोक सकते हैं जिन चीज़ों को, जैसे हमारे द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिनको हम बहुत आसानी से रोक सकते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर हम करते हैं तो इन्हें हम बिल्कुल, अच्छा हमारे घर में पूजा हुआ, रामायण हुआ, रामायण होने के बाद वहाँ का कलश, वहाँ का चावल, वहाँ की फूल पत्तियाँ, वहाँ पे जलाई हुई अगरबत्ती सब हम कलेक्ट करते हैं और ले जा करके कहाँ डाल देते हैं, पानी में। यही करते हैं। रोका जा सकता है, बिल्कुल रोक सकते हैं। पानी में ना डाले, वो चावल किसी चिड़िया को दे दे, वो सामान जो है, जो कलश है, कहीं साइड में रख दे, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम जाते हैं गंगा नदी के किनारे, किसी भी नदी के किनारे जाएंगे, कपूर, अगरबत्ती, फूल, माला सब कुछ उसी में डाल देते हैं। हम गंदा कर रहे हैं। हम उसे ना करके सिर्फ हाथ जोड़, अच्छा ये बताओ पूजा होता क्या है, आस्था क्या होती है? हम किसी को गंदा करें या किसी को साफ करें? साफ करेंगे तभी तो आस्था दिख रही है ना। तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं किसी भी नदी को। जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो धार्मिक अनुष्ठान है, ठीक है, मूर्ति विसर्जन, जो मूर्तियों का हम विसर्जन करते हैं, ले जा करके डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं। अब वो सोचो, वो जो मूर्ति बनी हुई है ना, वो पूरी तरीके से केमिकल से बनी हुई मूर्ति होती है। कलर्स का यूज करते हैं, वो कलर किससे बने होते हैं? केमिकल से। ठीक है, कृषि के उपयोग में होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक ये भी क्या करते हैं, जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। और बिल्कुल हम कह सकते हैं जो मृत शरीर होते हैं
उनको भी क्या किया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है। अभी कोरोना का टाइम था ना, कोरोना के टाइम पे बताइए मतलब एक इतनी बड़ी विडंबना, कोई डेड बॉडी को छूने नहीं जाता था, चाहे उनके घर के ही किसी आदमी का वो डेड बॉडी रहता था, ठीक है, तो लोग ले जाके नदियों के किनारे ऐसे फेंक देते थे, ठीक है, अध जले शरीर को पानी में फेंक दिया जाता था। तो इस तरीके से क्या है, ये सब जल प्रदूषण का एक कारण है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो मूर्ति विसर्जन, इस तरीके से कूड़ा कचरा डालते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करने के चक्कर में वहाँ पे फूल पत्तियाँ चढ़ाएंगे। और ये अभी हाल ही में देखने को मिला था यमुना के नदी में, यमुना के नदी में कि किस तरीके से ये जो पूरा यमुना थी ना वो ऐसे झाग झाग हो गई थी। रीज़न क्या था, पोल्यूशन, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जा कर के यहाँ पे छठ की पूजा कर रहे थे, नहा रहे थे, धो रहे थे, ठीक है, उसके बाद भी उसे नहीं छोड़ रहे थे इतना प्रदूषित करने के बाद, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कारण है जो मानवीय गतिविधियाँ हैं। अब हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें पानी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आवश्यकता अनुसार भूजल का प्रयोग करें, हद से ज़्यादा उनका हम प्रयोग ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम इन्हें रिचार्ज करें, पुनर्भरण करें। ये कैसे हम कर सकते हैं, तो वर्षा जल का हमें संग्रहण करना होगा। कैसे हम कर सकते हैं, आप देखो, पानी के लिए छत पे आप टैंक बनवा दो, बारिश होगा टैंक अपने आप भर जाएगा, पाइप निकालो, इसको ला करके ज़मीन में ऐसे छोड़ दो, वो पानी धीरे धीरे खुद ये नीचे आएगा और ज़मीन में सोख लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, जलाशयों में वर्षा जल का दोहन, जलाशयों में हम वर्षा जल को इकट्ठा रखें और फिर उनका हम दोहन करें, ठीक है। वाटर शेड विकास कार्यक्रम आदि, मतलब सिंपल आप कह सकते हो कि हमको जल को ज़मीन में जाने देने का टाइम देना है। कैसे जाएगा वो हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, हमारे सरकारों को इस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सभी स्तरों पर हम पानी के जो बर्बादी होती है उसे बचाएं, पानी को प्रदूषित ना करें। जैसे कैसे हम इसको बचा सकते हैं, अच्छा देखो, घर पे पोछा मारा जाता है, ठीक है, चलो ठीक है, आप पोछा कभी हफ्ते में मार दो अगर गंदा नहीं हो। कुछ लोगों के घर पे क्या होता है ना, कुछ लोग ज़्यादा सफाई करते हैं, मतलब सफाई का एक भूत चढ़ा रहता है, रोज़ पोछा मारेंगे, दिन में 2 बार पोछा मारेंगे, 3 बार नहाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, पानी की बर्बादी है। आप अपने उचित अनुसार प्रयोग करो, मतलब हफ्ते में भी पोछा लग सकता है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, रोज़ तो पोछा लगाएंगे, हर संडे को पूरा घर धुल देंगे, तो इस टाइम पे क्या होता है, पानी का बर्बादी हो रहा है ना। तो इस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों से पानी को रोकना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई शुष्क एरिया है, कोई ड्राई या क्षेत्र है, तो हमें वहाँ पर सिंचाई के लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल तरह के जो इरिगेशन होते हैं इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों में क्यों, क्योंकि भाई वो क्षेत्र ही सूखा है, तो वहाँ पे पानी की मात्रा कम है, तभी तो वो क्षेत्र सूखा है। तो हम सिंचाई कैसे कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई करो। ये क्या होता है, तो ड्रिप सिंचाई में आप देख सकते हो डायरेक्ट जो पाइप होता है इस तरीके से बिछाया जाता है और जहाँ पर पौधा रहता है उसी के पास बिल्कुल वो पानी जो है वो टिप 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 करके गिरता है, ये ड्रिप सिंचाई होता है, ठीक है। और ये जो फाउंटेन की तरह, जो एक शावर की तरह पूरे खेत को पानी देता है, ये स्प्रिंकल सिंचाई होता है, छिड़काव विधि होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरीके से रहेगा ना और ये गोल गोल घूम करके पानी को पूरे खेत में फैलाता रहता है। या अब हमें लगेगा कि ये एरिया कवर हो गया, हम इसको बंद कर दे, इधर भी एक होगा उसको हम ऑन कर दे, इधर ऑन कर दे। सोचो ये पानी का कितना अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ कैसे पानी चलता है, ऐसे एक पंपी सेट लगा रहेगा ऐसे, ठीक है, और ये इतनी तेज़ी से पानी फेंकता है, इतनी तेज़ी से पानी फेंकेगा और ये पानी नालियों से ऐसे 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 करके बहते हुए जाएगा और पूरे खेत में बिना मतलब का ये फैलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पानी की ज़रूरत है इतनी नहीं, हम पानी को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतनी दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये क्या है। तो सिंपल आप जानो कि नदी के संरक्षण से संबंधित है, ये जल के संरक्षण से संबंधित है और पानी को सबके तहत यानी कि सबके तक पहुंचाने की एक परियोजना है, ठीक है। तो इस परियोजना को सबसे पहले तो यही स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत है कि आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था। क्यों, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना है, एक ही नदी, एक ही डैम और बहुत सारी हमारे उद्देश्यों को क्या करती है, पूरा करती है। और उनका मानना था कि ये राष्ट्र के विकास को प्रगति की ओर ले जाता है, ठीक है। कैसे,
भाई ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चल रही है, यहाँ से बहुत सारी नहरें निकलेंगी, ये नहरें हमारे खेतों को पानी पहुंचाएंगी, यहाँ से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ये नहरें हमें पानी के पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा प्रगति हो रहा है कि नहीं, हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि ये परियोजनाएं तेजी से औद्योगिकरण, शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी ये क्या करेंगी, विकसित करेंगी, ठीक है। आपको पता होगा, अगर कहीं नहर वगैरह आप देखते होंगे तो जब धान का सीज़न होता है, बारिश नहीं होती है और उस टाइम पे अगर नहरों में पानी है तो नहर का पानी छोड़ दिया जाता है, लोग खेतों में अब पानी को काट देते हैं, खेत की सिंचाई हो गई, ठीक है। तो कृषि का विकास हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, औद्योगिकरण, उद्योग में भी हमें पानी की ज़रूरत है, हम नहरों से ले लेते हैं, ठीक है, नदियों से ले लेते हैं, तो ये भी क्या करती हैं, विकास करती हैं हमारे नदी घाटी परियोजना का। ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं, ये कुछ डैम हैं दिखाए गए हैं, इसे मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मैं आपको बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये टेहरी परियोजना है, टेहरी डैम है ये, ठीक है, ये टेहरी डैम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नरोरा डैम दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत बस ऐसे ही बता रही हूँ, इसको मैं अलग से कराऊंगी। और ये देख सकते हो कोनार है, और ये हीराकुंड परियोजना है, और ये देखो रामागुंडम परियोजना है, कोयना परियोजना यहाँ पर दिया गया है, नागार्जुन सागर परियोजना इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है कुछ परियोजनाओं को, ठीक है, और मैं इसे अलग से करा दूंगी आप लोगों को। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे भारत में जो रेड कलर का आप देख रहे हो ना, वही देख लो कितने सारे परियोजनाएं हमारे भारत में बनाई गई हैं, ठीक है, ये देखो। तो ये नदी घाटी परियोजना देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक को कि कौन कौन सी नदी हमारे कौन कौन से बांध और कौन कौन से कह सकते हैं नहरें एक दूसरे से निकाली गई हैं, इसे मैं अच्छे से अलग से क्लास में कराऊंगी, ठीक है। चलो, तो इसके लाभ क्या होते हैं, तो सबसे पहले यही लाभ है कि जहाँ पर कम पानी की मात्रा है वहाँ पर इसकी कमी को, पानी की कमी को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि वहाँ पर हम अच्छे से पानी क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सिंचाई के लिए भी पानी आराम से उपलब्ध हो जाता है, और इस परियोजना से हमारे उद्योग आराम से अच्छे से चलते हैं, क्योंकि उद्योग के लिए और हमारे घरों के लिए इस परियोजना से हम बिजली भी बना सकते हैं, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। चलिए, ये देखो बिजली कैसे बनाते हैं, जानते हो, ये पानी पहले डैम बना के क्या किया जाता है, पानी को रोका जाता है। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये पीछे आप देख रहे हो ना, ये दूर से नदी ऐसे आती है और इसके पीछे खूब बड़ा सा जलाशय बना करके पानी को पहले रोका जाता है, पानी रुक गया। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, एक ऐसे दिख रहा है आपको पुल टाइप का, यहाँ पे फाटक लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं, और जब लगता है कि पानी अब नहीं रोका जाएगा, वो बांध तोड़ करके पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर बांध की एक क्षमता होती है कि कितना वो पानी अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, बिल्कुल। और फिर ये क्या करते हैं, एक एक खोलते हैं। आप देख लो, एक साथ ये सब नहीं पानी निकल रहा है, यहाँ सिर्फ 4 से निकल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये खोलते हैं, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या लगा होता है, टरबाइन लगा होता है। जब ये पानी ऊपर से गिरता है ना, तो टरबाइन की पंखियाँ बहुत तेज़ी से चलती हैं, जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और ये टरबाइन जो है हर डैम के नीचे भी नहीं होता है, और बहुत सारे डैम के नीचे बना भी होता है, ठीक है। चलो, चलते हैं अगली स्लाइड पे। और अगली स्लाइड पे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ। तो पहला तो लाभ ये है कि हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम बाढ़ ला भी सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले पानी को यहाँ कलेक्ट किया, ठीक, इस डैम, ये फाटक है, ये बहुत चौड़ा होता है, आप इसके ऊपर चल भी सकते हो, मतलब एक सड़क की तरह ऊपर बना होता है, ठीक है। आपने पानी को कलेक्ट कर रखा है, कब तक कलेक्ट करोगे, जब तक हमारे पास ये क्षमता रहेगी। भाई एक ग्लास जो है हमारा, उसमें हम सिर्फ एक ग्लास ही पानी रख सकते हैं, क्या 3 लोटा पानी भर दोगे, नहीं भर पाएंगे। तो हम बाढ़ को नियंत्रित तब तक कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में हम पानी जाने के लिए, तब मान लो ये गाँव है, अब ये बारिश का पानी इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये गाँव को डुबा सकता है, तो हमने पानी को कुछ देर तक रोक लिया,
कुछ देर तक रोक लिया। कब तक रोकोगे? जब तक ये बांध ना टूटे। फिर हम धीरे धीरे फाटक को छोड़ना शुरू करेंगे, खोलना शुरू करेंगे। फाटक खुला, पानी बहता गया। लेकिन मान लो कि बारिश कमी नहीं हो रहा है, पानी लगातार बहते जा रहा है और हमें पता भी नहीं चला और बांध टूट गया। जहाँ धीरे से बाढ़ आना चाहिए था, थोड़ा कम नुकसान होता, अब बाढ़ और तेजी से आएगा और सब कुछ क्या होगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लाभ भी हैं, कुछ इसकी हानियां भी हैं। मनोरंजन के लिए ये होता है। ऊपर जो ये इस तरीके से चौड़ा सा रास्ता होता है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे नेविगेशन भी होता है, अंतर्देशीय मतलब नाव भी इसमें चलती हैं। मछलियों का प्रजनन भी काफ़ी हद तक इनमें किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखो लोग कैसे घूम रहे हैं, कितना अच्छा लगता होगा। इधर नदियाँ दिखती होंगी, इधर ये फाटक को देखते होंगे किस तरीके से पानी गिर रहा है ना। चलिए हानियाँ इसका पढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा गया है। नदियों को बांधना प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है, जिससे खराब तलछट प्रभावित होता है। अब प्रवाह होता है, अब इसका देख लो क्या ये कहना चाह रहा है। भाई अभी तक हमारी नदी आ रही थी इस तरीके से अपने मन से आ रही थी, अवसाद बहा करके ला रही थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बहा के ला रही थी और ले जाके समुद्र में गिरा रही थी, डेल्टा बना रही थी। लेकिन हमने इस नदी को रोक लिया। इसके साथ बहुत सारे अवसाद थे, बहुत सारी मिट्टियाँ थी, बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे, जो वो ले जाके समुद्रों के पास गिराती, अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा वो निक्षेपित करते जाती। उसने हमने पहले ही रोक लिया, अपने पास रोक लिया। अब बताओ इनका जो तलछट है वो खराब हो गया कि नहीं? बहने का जो प्रक्रिया है वो खराब हो गया कि नहीं? हमने इसको प्रभावित कर दिया। ठीक है, और ये जलाशय के तल में, ये जहाँ पर ये पानी को एकदम रोक दिया जाता है, वहाँ पर ये सर्वाधिक निक्षेपण कर देती है। मतलब जो ये मृदा बहा करके ला रही थी सब इसी तालाब में गिरा देगी। ठीक है, तो समय समय पे इसकी सफाई भी ज़रूरी होती है, जो तालाब बनाए जाते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं। नहीं तो पता चले कि उसकी जो जल धारण क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो डैम होते हैं, इनके कारण ही अवसादों की झील का परिणाम, लेक ऑफ सेडिमेंट्स रिजल्ट इन। अच्छा, जो झीलें होती हैं उसमें अवसाद अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है, और जो चट्टानी धारा होता है उसका क्या होता है? इस एक तरीके से विस्तार हो जाता है। नदियों के जलीय जीवन क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। जलीय जीवन जो नदियों के रहेंगे, जो मछलियाँ थी, जो और जानवर थे, उनका जीवन क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, उनका आवास प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जो जलाशय में मौजूद वनस्पतियाँ थी, मिट्टी के कारण वो अब क्या हो जाएंगी? पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगी, और समय के साथ इनका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से लाभ तो हैं, लेकिन साथ में इसकी प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो हानियां भी हैं। ठीक है, मिट्टी के प्रजनन स्तर को ये प्रभावित करेंगी। कैसे प्रभावित करेंगी? ये नदी बह करके आ रही थी, अपने साथ बांगर, खादर, ये मृदा के बारे में आपने सुना होगा। ये हर जगह नए मिट्टी को निक्षेपित करेगी, तो वो क्षेत्र पूरा उपजाऊ बनता जाएगा। लेकिन अब वो यहीं पर एक जगह निक्षेपित कर दे रही है मिट्टी को, बाद में इसको निकाल करके आसपास एरिया में हम फैला दे रहे हैं। वैसे ही ये नदी आती तो काफ़ी दूर तक ये मिट्टी को फैलाते आती ना, पूरा क्षेत्र उपजाऊ बनता। अब तो उपजाऊ नहीं बन रहा। ठीक है, तो प्रजनन को प्रभावित कर रही है। और जो स्थानीय लोग होते हैं उनका बड़े पैमाने पर क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। डैम बना रहे हैं, पूरे एरिया को वो खाली करा देते हैं, लोग वहाँ से चले जाते हैं, और जो रह भी जाते हैं वो भी धीरे धीरे उस जगह को खाली कर देते हैं, इस डर से कि अगर कभी ये डैम टूटा तो हमारा गाँव पूरा क्या हो जाएगा? बह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देख लो, इस तरह से पानी आ रहा है। सोचो कोई गांव यहाँ पे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, सब वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, चलो, और इसी के लिए एक कह सकते हैं एक परियोजना चलाया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। ये एक एनजीओ के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया था, उसके खिलाफ आदिवासी जो वहाँ के थे, किसान थे, जो पर्यावरणविद थे, उन्होंने इसको लेकर के आंदोलन किया था। ठीक है, इसका मूल रूप था, आंदोलन क्यों किया जा रहा था कि बांध के पानी के नीचे पेड़ों के टूटने से संबंधित पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। कि भाई जब ये बांध बनेंगे तो पेड़ पौधे टूटेंगे, पानी इतनी तेजी से आता है कि वो अपने आसपास के पेड़ों को क्या कर देता है? खराब कर देता है। साथ में वहाँ के लोग जो होंगे उनको पुनर्वास की ज़रूरत पड़ जाती है, और इसके कारण इस नर्मदा बचाओ को लेकर के क्या हो रहा था? आंदोलन हो रहा था।
ये मानना था कि नर्मदा नदी भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही है, अगर किसी नदी पर डैम बन गया ना तो वो नदी जो शायद पहले ज़्यादा बेनिफिशियल थी हमारे लिए, वो थोड़ी कम हो जाती है। और अगर दूसरे देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर डैम बन रहा है, बांध बन रहा है, तो इसके कुछ लाभ हैं और कुछ क्या हो जाएंगे, हानियाँ भी हैं। और अगर डैम नहीं भी बन रहा है तो भी कुछ लाभ हैं, कुछ हानियाँ हैं। ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखा जाएगा देश के विभिन्न भागों में प्रचलित पारंपरिक जल संचयन विधियां, जल को किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पे संचयित किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में गुल्स और कुल्स नामक दो एक तरीके से झीलें बनाई जाती हैं। सिंपल क्या है कि कृत्रिम झीलें हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, छोटी छोटी झीलें बनाई जाती हैं। यहाँ पर पानी को वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये क्षेत्र कहाँ पर है, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है। ये पश्चिमी हिमालय में क्या किया जाता है, पानी को गुल्स और कुल्स नाम के दो ऐसे झीलें बनाए जाते हैं जो कृषि के लिए खास करके बनाए जाते हैं। ठीक है, पानी को संरक्षित करते हैं हम। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, पॉइंट को एकदम अच्छे से समझ लो। गुल्स और कुल्स क्या है, कृत्रिम झील है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनाए जाते हैं। और क्या होता है, और अगर हम देखें तो विशेष रूप से राजस्थान में पानी को स्टोर करने के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। छतों पर पानी को इस तरीके से कलेक्ट करके नीचे ज़मीन में ला करके छोड़ दिया जाता है, जिससे ज़मीन क्या होता है, फिर से रिचार्ज हो जाता है। और अगर देखें तो और भी इसके तरीके हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ चैनल विकसित किया जाता है। ठीक है, तो बाढ़ चैनल कहाँ विकसित किया जाता है, ये विकसित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक, आगे देखते हैं। ये क्या है, खाद्यान्न सिस्टम क्या है। खाद्यान्न सिस्टम अगर हम देखें ना तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र जहां वर्षा आधारित भंडार संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसलमेर में खाद्यान्न और राजस्थान के अन्य हिस्सों में जोहड़। ये क्या होता है, मैं इसे थोड़ा सा समझा देती हूँ, समझिएगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, अभी देखो खाद्यान्न सिस्टम क्या होता है। खाद्यान्न, यहाँ पर अगर कोई पेड़ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में थोड़ी बारिश की उम्मीदें क्या हैं। ये क्षेत्र हरा भरा है, थोड़ा बारिश की उम्मीदें हैं। ठीक, और ये थोड़ा स्लॉप जो जगह रहेगा, उसी के स्लॉप में ये ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, टैंक बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस टैंक को अगर हम देखें तो खाद्यान्न ब्लम के प्रयोग करके ये पानी को रोकने का काम करते हैं। मतलब बारिश हुआ, पानी इस तरीके से बह करके आएगा और ये यहाँ पर पानी को कलेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर पानी धीरे 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 जा कर के क्या होता है, इस टैंक में इकट्ठा होता है। सिंपल, आपको समझने की इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस सिंपल आप याद रखो कि खाद्यान्न और जोहड़ जो है ये क्या है, पानी को कलेक्ट करने का, संचयन का एक विधि है। संचयन का क्या है, एक विधि है। ठीक है, दूसरी चीज़, इस तरीके से भी पानी को वो संचयित करते हैं। ये ढक्कन हटा देते हैं, ढक्कन हटा देते हैं और पानी क्या होता है, जब बारिश होता है, छत का जो बारिश होता है तो भी इसमें आता है, और दूसरा जो छत का पानी ये कलेक्ट करते हैं ना, वो भी इसी में ये ला करके छोड़ देते हैं और पानी धीरे धीरे इस टैंक में क्या होता है, इकट्ठा होता है। और ज़रूरत पड़ने पर टैंक को इस तरीके से खोल लेते हैं और पानी को निकाल लेते हैं। देखो, पानी को हम इकट्ठा दो ही तरीके से कर सकते हैं। टैंक के माध्यम से हम इसको इकट्ठा कर ले। अब वो टैंक को अलग अलग टाइप से बनाया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम झील बना के इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ नाम हैं, आप नाम देख लीजिएगा। एक थर्ड टाइप मैं आपको बता दे रही हूँ। ये क्या है, ये असम के क्षेत्र में पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है। और ये सही पूछा जाए तो पानी को इकट्ठा ना करके ये ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग है। ड्रिप इरिगेशन मैंने आपको बताया था कि जड़ के पास क्या किया जाता है, पानी की एक एक बूंदें गिराई जाती हैं। तो ये कैसे प्रयोग होता है, ये खास करके असम और पहाड़ी क्षेत्र जो हमारे पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखो, इस तरह से हमने बांस को बना दिया, बारिश हुआ, पानी अब इस तरीके से आएगा, ये पानी इस तरीके से बहते हुए आ रहा था, और यहाँ पे हमारा पेड़ लगा हुआ है। जहाँ पे हमारा वृक्ष रहेगा वहीं पर हम इस बम्बू में क्या कर देंगे, छेद कर देंगे,
और ये पानी चुपचाप मार के उसके जड़ में चला जाएगा। हो गया ना ड्रिप सिंचाई। तो ये क्या पूछा जा सकता है आपसे कि ड्रिप सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है उसमें बम्बू का प्रयोग, बांसों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सिंपल याद रखेंगे, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो आज ये पूरा वाटर का टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ से एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराना है जो मैं अगले किसी अलग क्लास में कराऊंगी, नदी घाटी परियोजना जो हमारे भारत में मौजूद है उसमें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो मिलेंगे अगली क्लास में।